हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज की जो ये हमारी क्लास है इसमें हम जो है वो अपने भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले हमारी जो जीके जीएस की क्लास है उसमें हमने साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे। उससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे और फिर ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस जो है अप्रॉक्सीमेट 2 या 3 क्लासेस में हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी किए थे। आज ही हमारी इस सीरीज़ की जीके जीएस की क्लास सीरीज़ की 15th क्लास है ना। तो अगर जिसने अभी तक पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो प्लीज़ चैनल पे को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो सभी क्लासेस को जाके देख सकता है। हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, फिर मॉर्निंग में 9 बजे हिंदी की क्लास, इवनिंग में 4 बजे आपको संस्कृत की क्लास और इवनिंग में 6 बजे जो है आपको मैथ्स की क्लास मिलती है। इसके साथ साथ ये अभी रात को 10 बजे जो है वो जीके जीएस की क्लासेस चलती हैं, जिसमें कि हम जनरल साइंस और जीके के, जिसमें कि अपने हिस्ट्री आ जाएगी, इंडियन हिस्ट्री रहेगी, वर्ल्ड जीके रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और साइंस के जो सारे ही पोर्शन रहते हैं, फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो हम हमारी क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराते हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ आप सभी जो है वो क्लासेस में रेगुलरली आया करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ही रहेगी क्लास। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ऑप्शन है आपके 12, 13, 15 या फिर 17। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15, है ना। भारतीय संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्य थी उनकी संख्या थी 15। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? है ना, मतलब हमारे भारतीय संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन है आपके N गोपालस्वामी, KM मुंशी, N माधवराव, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, N माधवराव जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान लिखा गया था। आपको बताना है कि भारत का संविधान कब लिखा गया था, मतलब उसमें कितना टाइम लगा था। ऑप्शन है आपके 2 वर्ष, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, 3 वर्षों में या 3 वर्ष से अधिक समय में। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। अब मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान है उसको लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार के तहत आता है। आपको बताना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किसके तहत आता है। मौलिक अधिकार के तहत, कानूनी अधिकार के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत या फिर प्राकृतिक अधिकार के तहत। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा।
तो इसका आंसर जो है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारे संविधान में जो है ना, हमारा मूल संविधान में था, उसमें 7 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है ना, 7 मौलिक कर्तव्य थे जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के, है ना, संपत्ति के अधिकार का जो मौलिक नियम, अधिकार का नियम था ना, उसको जो है वो वहाँ से हटा दिया गया और उसे 300A के अंतर्गत जो है वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया। ठीक है, वर्तमान में जो है वो हमारे 11 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों की जो धारणा है वो रूस से ली गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? आपको बताना है कि ये जो भारत रत्न और ये पद्मश्री जो अवार्ड्स हैं, ये किस अनुच्छेद के अनुसार, अपने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनका प्रावधान दिया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। ठीक है, अब इसके बारे में भी अपन कुछ जान लेते हैं कि जो ये मतलब इस तरीके से ये पद्मश्री और भारत के जो ये जो अवार्ड वगैरह है ना, इसके अलावा पद्म विभूषण जो अवार्ड दिया रहता है, ये इन सभी के जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपके ऑप्शन से लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो आपका इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोक चुनावों में वोट डालना जो है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? आपको ये बताना है कि जो मूल कर्तव्य की जो अवधारणा थी उसको किनके कहने पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ऑप्शन है आपके बलवंत रॉय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, आयंगर समिति या ठक्कर आयोग की। तो बताइए आपका इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत जो है वो मौलिक कर्तव्यों की धारणा को हमारे भारतीय संविधान से जोड़ा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? अगेन वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है, तो आपका उत्तर रहेगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अभी मैंने आपको ऊपर ये बात बताई थी, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, 11, है ना। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे भारतीय संविधान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है वो नामित कर सकता है। ऑप्शन है 12, 22, 10 या फिर 9। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, 12। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो अधिकतम संख्या है वो लगभग 250 होनी चाहिए। ठीक है ना,
उसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मतलब मनोनीत किए जा सकते हैं, और लगभग 238 सदस्य जो हैं वो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? रिपीट है ये क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा 12। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है ना? आपको बताना है कि किसी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित जाति संरक्षण में के रूप में संरक्षित करने की जो अधिकार है वो किसे होता है? ऑप्शन है आपके भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, राज्य के मुख्यमंत्री को, या भारत के उपराष्ट्रपति को। तो बताइए आपका इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? आपको बताना है कि अगर कोई राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन है आपके मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार जो है वो ये प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए? तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उसके कारण वो जेल भी गए थे। आपका ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, या फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, वी गिरी जो थे वो ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि आयरिश स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल भी गए थे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो वी गिरी थे वो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1975 में इनको भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत का निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? आपको बताना है भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन से आपके के.आर. नारायण, एन. संजीवा रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एस. राधाकृष्णन। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो हमारे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे और ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? अगर किसी उपराष्ट्रपति को किसी अनैतिक व्यवहार के कारण हटा दिया जाए उसके पद से, तो ये अधिकार किसको होता है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा को। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा राज्यसभा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसको इसके पद से हटाने का जो अधिकार है वो राज्यसभा को रहता है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक तंत्र है, प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? आपको बताना है कि भारत में जो प्रथम लोकसभा है उसका आयोजन कब किया गया था। ऑप्शन से आपके 16 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1950, 13 मई 1952, या फिर 15 जून 1952।
तो आपका इसका सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 13 मई 1952 को जो है वो भारत में प्रथम लोकसभा का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? ऑप्शन है आपके डॉक्टर G.S. ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़ या फिर श्री हुकुम सिंह। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक है, डॉक्टर बलराम जाखड़ जो थे वो सन 1980 में जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए और इनका कार्यकाल जो था वो लगभग 10 साल तक रहा। डॉक्टर बलराम जाखड़ जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, एक धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जो कि दोपहर 12 बजे रहता है। ठीक है, उसे ही हम शून्यकाल कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? आपको बताना है कि सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए या फिर 2 करोड़ रुपए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5 करोड़ रुपए जो है वो सांसद निधि की वर्तमान राशि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपको बताना है कि किसी व्यक्ति को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो कि क्या होगा 30 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है? अब यहाँ पे लोकसभा के चुनाव के लिए आ गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? आपका जो इसमें उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? आपको बताना है कि इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। आपके ऑप्शन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा आपका विपक्ष के नेता, है ना। जो भी पार्टी आपकी सरकार में है, जिस भी पार्टी की सरकार है वो पक्ष वाले नेता होते हैं और उसके जो अगेंस्ट जो रहेगी पार्टी वो विपक्ष की पार्टी होती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? आपको बताना है कि राज्यसभा में कितनी जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। ऑप्शन है आपके 40, 41, 65 या 29। तो आपका सही उत्तर रहेगा 31 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? ऑप्शन है आपके मोरारजी देसाई, देवीलाल, वीपी सिंह या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। आपका सही उत्तर रहेगा वीपी सिंह। वीपी सिंह जो थे वो हमारे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? आपको बताना है कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो आपके सही उत्तर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे थे।
अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीवी, अन्ना चंडी या फिर सुनंदा भंडारे। तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा फातिमा बीवी, जो थी वो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान का निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए न्यायाधीशों की संख्या? आपके ऑप्शंस हैं 10, 9, 7 या फिर 5। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो न्यायिक प्राधिकरण है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, इलाहाबाद कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट या फिर UNCLOS सामुद्रिक। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, नव सृजित न्यायालय है। आपको बताना है कि अभी के सबसे नवीनतम न्यायालय कौन से हैं। ऑप्शन है आपके मेघालय, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना? कौन सा सही है बताना है आपको। पहला है आपका कथन, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो क्या ये उत्तर सही है, ये दोनों कथन? ये बताइए। तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोनों ही जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न आता है आपका और लास्ट प्रश्न है ये आज की क्लास का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपालों को आदेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है ना? तो आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अधीन जो है वो राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो है वो राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। और ये हमारे जो है ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक जिसने क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को जो है वो हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट।